वत्सल साम्राज्य के युवराज ओमव्रत के अचानक शाही दवाखाने में आने की बात सुन नैना और आर्यमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओमव्रत यहां पर नैना से मिलने के लिए आया था और नैना उससे मिलने जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन नैना के जान को खतरा होने के डर से रामू उसे ओमव्रत के पास जाने से मना करता है। रामू के मना करने के बाद अब नैना आर्यमान को उसे समझाने के लिए कहती है। नैना और रामू दोनों को आर्यमान के कुछ बोलने का इंतजार था, लेकिन आर्यमान वहां पर चुपचाप खड़ा था। आर्यमान को यूं चुप खड़ा देख नैना उससे कहती है, क्या हुआ आर्यमान, तुम क्या सोचने लगे? दादा को समझाओ ना, मेरा ओमव्रत से मिलकर उसकी मंशा को जानना जरूरी है। नैना की बातों को सुन आर्यमान कहता है, ओमव्रत के सिंह वर्मन के साथ संबंधों को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कुसान की सेना को देखा था, वो युद्ध करने की तैयारी में नहीं थे, वो बस हमारी घेराबंदी कर रहे थे। इसलिए मेरे हिसाब से नैना को उससे मिलने जाना चाहिए, लेकिन नैना के साथ मैं भी वहां जाऊंगा। आर्यमान की बातों को सुन रामू उससे कहता है, लेकिन ओमव्रत ने तो नैना को अकेले बुलाया है, उसने मुझे भी वहां रहने से मना कर दिया, उसे नैना से बिल्कुल अकेले मिलना है। रामू की बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं वो सब संभाल लूंगा। क्यों नैना, तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आर्यमान की बातों को सुन नैना कहती है, मैं ना अकेले भी उससे मिल सकती हूँ, लेकिन दादा मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, इसलिए ठीक है आर्यमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नैना की बातों को सुन आर्यमान रामू से कहता है, अब तो आपकी चिंता दूर होगी ना दादा, नैना मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, और आप चिंता मत कीजिए, कुसान के सैनिक इस तरह बिना पूरी तैयारी के हमला नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसी हिमाकत कर भी दी तो हमारे योद्धा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आर्यमान की बातों को सुन रामू की चिंता थोड़ी कम होती है। वो कहता है, ठीक है आर्यमान, अगर तुम नैना के साथ जा रहे हो तो फिर मुझे नैना को वहां भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। रामू की बातों को सुन नैना कहती है, ठीक है दादा, चलिए अब हम चलते हैं। थोड़ी ही देर में रामू, नैना और आर्यमान शाही दवाखाने के मुख्य भवन के भीतर खड़े थे। वहीं रखी हुई एक कुर्सी पर बैठा ओमव्रत चाय पी रहा था। नैना आर्यमान और रामू को अपने सामने खड़ा देख कहता है, अरे वाह रामू काका, शाही दवाखाने की चाय भी औषधि की तरह काम करती है। इसे पीने के बाद तो मेरा पूरा तन बदन तरोताजा उठा। जहां की चाय इतनी कारगर हो, वहां की दवा में क्या बात होगी? ओमव्रत की बातों को सुन रामू अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, शुक्रिया युवराज, वैसे युवराज नैना आ चुकी है, आप इसके साथ बातचीत कर लीजिए। रामू की बातों को सुन ओमव्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, रामू काका, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं नैना से अकेले में बात करना चाहता हूँ, फिर आप सबके सामने मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ? आप सब बाहर इंतजार कीजिए। ओमव्रत की बातों को सुन रामू उससे कहता है, क्षमा कीजिएगा युवराज, मैं यहां से अभी जा रहा हूं, वैसे ये नौजवान यहीं पर रुकेगा। रामू की बातों को सुन ओमव्रत का स्वर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं रामू काका? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? आखिर यहां पर ये क्यों रुकेगा? ओमव्रत के सवालों का जवाब रामू के पास नहीं था। वो आर्यमान की तरफ देखने लगता है। रामू को इस तरह अपनी ओर देखते देख आर्यमान आगे आता है और ओमव्रत से कहता है, गुस्ताखी माफ युवराज ओमव्रत, लेकिन नैना मेरे बगैर कोई फैसला भी नहीं लेती है, इसलिए मेरा यहां पर रहना जरूरी है। आर्यमान की बातों को सुन नैना कहती है, यह सही कह रहा है युवराज, वैसे आप चिंता मत कीजिए, आप मुझसे जो भी बात करने वाले थे ना, वो मैं इसको अवश्य बताती, इसलिए आप इसके सामने भी निश्चिंत होकर बात कर सकते हैं। आर्यमान और रामू की बातों को सुन युवराज ओमव्रत रामू की ओर देखते हुए कहता है, आप यहां से जाइएगा या आपको भी यहीं रुकना है? युवराज ओमव्रत के इस कटाक्ष को रामू समझ गया था। वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। रामू के जाते ही ओमव्रत अपने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए नैना से कहता है, आओ इस पर बैठ जाओ। ओमव्रत की बातों को सुन नैना उस कुर्सी पर बैठ जाती है और आर्यमान वहीं खड़ा हो जाता है। कुर्सी पर बैठने के साथ ही नैना ओमव्रत से कहती है, बताइए युवराज, ऐसी स्थिति में आपका शाही दवाखाने में कैसे आना हुआ और आपने मुझे क्यों याद किया है? नैना की बातों को सुन ओमव्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, सब कहते थे महायोद्धा प्रताप की बहन एक मंदबुद्धि कन्या है और वीरभद्र के घर में एक कलंक पैदा हुई है, लेकिन आज ऐसे सभी लोग अपनी बातों पर अफसोस कर रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन सोच रहे हैं उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया है, और बाकी लोग सोच रहे हैं उन्होंने तुम्हें अपना मित्र क्यों नहीं बनाया। कुसान में तो तुमने अपनी पहचान ही बदल कर रख दी है नैना। ओमव्रत की इन घुमावदार बातों को सुन नैना उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मारने की कोशिश तो लोगों ने की ही थी युवराज, लेकिन अफसोस उनकी किस्मत खराब थी। वैसे वत्सल साम्राज्य के युवराज इतना सफर करके मुझे ये तो बताने के लिए यहाँ नहीं आए होंगे कि पूरे राज्य में कौन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुद्दे की बात पर आइए युवराज, हम दोनों का समय काफी कीमती है। नैना की जुबान बिल्कुल आज पानी की तरह साफ थी। उसकी बातों को सुन ओमव्रत थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा नैना, आज तुम और तुम्हारे उस मित्र द्वारा की गई गुस्ताखी की क्या सजा होने वाली है। वत्सल साम्राज्य के सम्राट तक इसकी खबर पहुंच चुकी है और वो बदला लेने के लिए काफी बेताब है। इसका परिणाम तो तुम जानती होगी नैना, तुम्हें शाही दवाखाने ने भी पनाह दी है। इसके साथ भी क्या होगा तुम्हें तो इसका अंदाजा भी होगा नैना।
ओम व्रत अपनी बातों को इस तरह नैना से कह रहा था जिससे किसी भी आम इंसान के भीतर डर उत्पन्न हो जाता। नैना भी थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन तभी आर्यमान उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। आर्यमान के द्वारा ऐसे किए जाने से नैना की घबराहट थोड़ी कम होती है। वो एक लंबी सांस लेती है और ओम व्रत की ओर देखते हुए कहती है, आपको जब इतना पता है तो उम्मीद है आप सच्चाई भी जानते ही होंगे। पहले प्रतियोगिता में बाहरी दखलंदाजी उन्होंने की थी और फिर उन्हें इसका दंड मिला। मुझे उम्मीद है सम्राट सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। और रही बात शाही दवा खाने की, तो हम इसे किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, फिर तो इसे कुछ नहीं होगा ना। नैना की बातों को सुन ओम व्रत मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या होगा और क्या नहीं नैना, वो तो वक्त ही जाने, लेकिन एक राजा की हत्या हुई है और उसके हत्यारों को सजा तो जरूर मिलेगी। इतना कह ओम व्रत चुप हो जाता है। उधर नैना भी इस वक्त बिल्कुल शांत थी। तभी आर्यमान बीच में बोलते हुए कहता है, युवराज, इन परिणामों के बारे में तो यहाँ का बच्चा बच्चा जान रहा है। मुझे उम्मीद है आप ये बताने के लिए तो यहाँ नहीं आए होंगे। खुलकर बताइए युवराज, आप यहाँ पर कौन सा प्रस्ताव लेकर आए? मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। आर्यमान सीधे मुद्दे पर आ गया था। उसकी बातों को सुन युवराज ओम व्रत एक नजर उसकी ओर देखता है और फिर नैना की ओर देखते हुए कहता है, नैना, इन सारी मुसीबतों से मैं तुम्हें बचा सकता हूं। तुम्हें बस इसके लिए एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे साथ वत्सल साम्राज्य की राजधानी वत्सला चलना होगा। युवराज ओम व्रत आज नैना को झटके पर झटका दे रहा था। उसकी इस बात को सुन नैना चौंकते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? मैं अचानक इस तरह वत्सला कैसे चल सकती हूँ? नैना को यूं हैरान होते देख ओम व्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें वत्सला मेरे साथ आना है और तुम वहां पर मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें वहां मेरी अन्य रानियों के साथ राजमहल में रहना है। ओम व्रत की ये बातें नैना को पागल कर रही थी। उधर आर्यमान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना ओम व्रत से कहती है, आपकी रानियों के साथ? वैसे आपने क्या सोचा है युवराज? आप मुझे अपने साथ किस तरह ले जाना चाहते हैं? एक उपपत्नी की तरह या एक रानी की तरह? नैना के सवाल को सुन आर्यमान उसका चेहरा देख रहा था। उधर ओम व्रत भी सोच में पड़ गया था। वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा नैना। तुम अगर रानी बनकर आना चाहती हो तो वत्सल साम्राज्य के महल में मेरी रानी बनकर भी आ सकती हो। मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है। ओम व्रत की बातों को सुन नैना को अब लगने लगा था कि उसका दिमागी संतुलन थोड़ा हिल गया है। लगता है ये पूरा पागल हो गया। अचानक इसे मुझसे शादी करने की क्या सूझ रही है, जो मेरे सामने ये प्रस्ताव लेकर प्रकट हो गया। पता नहीं इन परिस्थितियों में ये क्या सोचकर यहाँ आया है। यही सोचते हुए नैना उससे कहती है, बुरा मत मानिएगा युवराज, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आखिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे आपसे शादी करनी है? मुझे अचानक ये प्रस्ताव देख कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना की बातों को सुन ओम व्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बचपन से ही मुझसे प्यार करती हो। उस दिन मेरी बीवी भी कह रही थी तुम्हारी नजर मेरे ऊपर है और तुम बचपन से ही मुझे प्रभावित करने की कोशिश भी कर रही हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखूं। अगर तुम इसे मान लेती हो तो यहाँ पर हर किसी का फायदा है। ओम व्रत की बातें नैना को मजाक और हंसने वाली लग रही थी, लेकिन ओम व्रत की आंखों की गंभीरता को आर्यमान समझ रहा था। यह ऐसे ही प्रस्ताव लेकर तो नहीं आया है, इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात है। यही सोचते हुए आर्यमान उससे कहता है, युवराज, आपकी आंखें बता रही है आप ये प्रस्ताव ऐसे ही लेकर नहीं आ गए हैं। आप इस प्रस्ताव से जुड़ी पूरी बात हमें बताइए युवराज। नैना तभी कुछ फैसला लेगी। आर्यमान की बातों को सुन नैना भी ओम व्रत की आंखों में देखने लगी थी। उसे अब ओम व्रत के जवाब का इंतजार था। नैना के सामने अचानक विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने के पीछे क्या है ओम व्रत का मकसद? क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा ओम व्रत, या नैना और आर्यमान मिलकर उसे दे देंगे मात?